डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है विनियोग या निवेश का सिद्धांत, स्वायत्त तथा प्रेरित विनियोग, निवेश पूंजी की सीमांत कुशलता तथा निवेश का सीमांत कुशलता की अवधारणाएं, निवेश को प्रभावित करने वाले घटक। इसके पहले हम लोग कर चुके थे कंजप्शन फंक्शन। देखिए, विनियोग का मतलब क्या होता है। जैसे सामान्य भाषा में हम लोग विनियोग का मतलब या निवेश का मतलब देखते हैं कि हमने जो बचत हुई है उसको हमने आगे इन्वेस्ट किया, किसी में भी इन्वेस्ट किया, जैसे ज़मीन खरीदने में इन्वेस्ट किया या मकान बनवाने में इन्वेस्ट किया, या हमने किसी तरह से बचत को बैंक में डाला, बैंक पे जो ब्याज आया वो हमारे इन्वेस्ट करा। लेकिन ये इन्वेस्ट साधारण है। लेकिन साधारण भाषा में जो इन्वेस्ट होता है वो पहले से स्टॉक मार्केट में उपलब्ध अंशों, स्टॉक, ऋण पत्रों तथा प्रतिभूतियों की खरीद को ही विनियोग मान लिया जाता है। लेकिन ये वास्तविक निवेश नहीं होता है, बल्कि वर्तमान संपत्तियों का हस्तांतरण मात्र होने से वित्तीय निवेश कहलाता है। तो प्रोफेसर कीन्स ने कहा है कि निवेश से हमारा अभिप्राय एक समयावधि के दौरान उत्पादन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप पूंजीगत साज सामान के मूल्य में होने वाले चालू वृद्धि से है। यानी कि जो निवेश किया जाता है वो हमें नया सामान खरीदने में, नया उत्पादन करने में, नई मशीनरी लेने में, नया मकान बनवाने में जो पैसा लगाया जाता है वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो इसीलिए प्रोफेसर डडले डिलॉर्ड ने कहा है, वास्तविक पूंजीगत परिसंपत्तियों के वर्तमान स्टॉक में विशुद्ध वृद्धि ही निवेश है। यानी अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि निवेश से हमारा अभिप्राय वास्तविक पूंजीगत कोषों में वृद्धि से होता है। यह आय का वह भाग है जो अधिक आय अर्जित करने के लिए पूंजीगत वस्तुओं के रूप में रखा जाता है, जैसे नया प्लांट लगाना, नई मशीनरी का निर्माण करना, नई फैक्ट्री बनवाना, सड़क या भवन निर्माण करना, निर्मित और अनिर्मित माल की मात्रा में वृद्धि करना, नई कंपनियों के शेयर या स्टॉक को शामिल किया जा सकता है। तो इसीलिए प्रोफेसर जॉन रॉबिन्स के अनुसार पूंजी विनियोजन से तात्पर्य पूंजी में वृद्धि से है, जो तब होती है जब कोई नया मकान बनाया जाए अथवा कोई नई फैक्ट्री लगाई जाए। तो इस प्रकार विनियोजन का अर्थ है वस्तुओं के वर्तमान स्टॉक में वृद्धि होना। प्रोफेसर क्राउथर के अनुसार भी यही कहा गया है कि विनियोग आय का वह भाग है जो पूंजीगत वस्तुओं पर व्यय किया जाता है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक पूंजीगत परिसंपत्तियों में वृद्धि तथा पूंजीगत संसाधनों के स्टॉक में वृद्धि को निवेश कहते हैं। निवेश या विनियोजन के प्रकार के रूप। निवेश अथवा विनियोजन के मुख्य दो प्रकार हैं। नंबर 1 स्वायत्त निवेश और नंबर 2 प्रेरित निवेश। इन दोनों को हम इस प्रकार से अलग अलग ढंग से वर्णन करेंगे। नंबर 1 स्वायत्त निवेश। स्वायत्त निवेश वह निवेश होता है जो आय के स्तर से स्वतंत्र होता है, यानी कि आय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसको आय बेलोच भी कहा जाता है। स्वायत्त निवेश आय के स्तर से प्रभावित न होकर किन्हीं और तत्वों जैसे जनसंख्या, श्रम शक्ति, नए अनुसंधान तथा आविष्कार, नव प्रवर्तन, मौसम, युद्ध, क्रांति इत्यादि अन्य कारणों से भी प्रभावित होता है। लेकिन आय बेलोच होता है। आय में होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन से ये निवेश अप्रभावित रहता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सरकार अथवा निजी क्षेत्र द्वारा सामाजिक उपरिवर्तनों पर किया गया व्यय, जैसे सड़कों, नहरों, बांधों, स्कूलों, चिकित्सालयों, भवनों आदि परियोजनाओं पर किया गया व्यय स्वायत्त निवेश कहा जाता है। जैसे कि डायग्राम है, अब डायग्राम में देखेंगे कि OX एक्सिस पे हमने आय लिए Y और OY एक्सिस पे निवेश को लिया है I। तो अब जैसे ये हमारी एक रेखा I1 ये रेखा हमारे पैरेलल है X एक्सिस के समानांतर है। तो इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। आय में कितना भी परिवर्तन हो लेकिन हमारी जो इन्वेस्टमेंट है OY1 के ही बराबर है। जैसे ही OY
टू हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाता है, I2 इन्वेस्टमेंट हो जाता है, तो आय भी उसी के अकॉर्डिंग रहती है, लेकिन आय बेलोच है ये। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे ही मान लीजिए अतिरिक्त कोई अन्य प्रभाव इसे प्रभावित करते हैं आय को, तो उससे क्या होता है, या हम इसको कह सकते हैं कि आय के अतिरिक्त अन्य बाह्य तत्व यदि प्रभावित करते हैं तो निवेश की मात्रा बढ़कर I1 से बढ़कर I2 हो जाती है, तो निवेश रेखा I2 हो जाती है। तो यह भी एक परी रेखा के रूप में ही बेलोच रहता है और आय के सभी स्तरों पर यह स्थिर रहता है। अब आता है नंबर 2, प्रेरित निवेश। प्रेरित निवेश या इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट आय से प्रभावित होता है। ये हमने इसके पहले स्वायत्त निवेश देखा। स्वायत्त निवेश जो था वो बिल्कुल आय से अप्रभावित था। आय में होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन इस इन्वेस्टमेंट को प्रभावित नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे प्रेरित निवेश जो है आय से प्रभावित होता है। जैसे जैसे आय में परिवर्तन होता है, इसमें भी परिवर्तन होता चला जाता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो प्रेरित निवेश से अभिप्राय उस निवेश से है जो लाभ तथा आय के स्तर से प्रभावित होता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रेरित निवेश आय तथा लाभ का फलन है, यानी कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज फंक्शन ऑफ इनकम एंड प्रॉफिट। प्रेरित निवेश लाभ को प्रभावित करने वाले तत्वों जैसे ब्याज दर, मजदूरी तथा कीमतों में परिवर्तन पर निर्भर करता है। उसी प्रकार मांग की मात्रा भी निवेश को प्रभावित करती है। मांग में कमी या वृद्धि होने पर विनियोग में भी कमी या वृद्धि होती है। जब आय बढ़ती है तो मांग बढ़ती है, आय में कमी होती है तो मांग में भी कमी होती है। तो परिणाम क्या होता है, बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन की मात्रा अधिक करनी पड़ती है, जिससे क्या होता है कि क्षमता के अभाव में निवेश को बढ़ाना पड़ता है। तो प्रेरित निवेश आय लोचनात्मक होता है, यानी कि ये जो होता है स्वायत्त निवेश, ये तो आय बेलोच होता है, और प्रेरित निवेश जो होता है वो आय लोच होता है, इनकम इलास्टिक होता है। तो आय में होने वाली कमी वृद्धि भी इसको प्रभावित करती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देखेंगे, डायग्राम में देखिए OX एक्सिस पर हमने आय को शो किया है और OY एक्सिस पे हमने इन्वेस्टमेंट को शो किया है। और ये जो इन्वेस्टमेंट रेखा है II रेखा, ये मूल बिंदु के पास से, यानी कि हमारे OX एक्सिस के नीचे से निकली हुई है, जो इस बात को बता रही है कि जब II रेखा इस बात को बताती है कि इन्वेस्टमेंट आय में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है। जब इनकम OY2 है तो निवेश जो है OL के बराबर है। OL इज इक्वल टू I2Y2। इसी तरह से जब आय बढ़कर OY1 हो जाती, आय घटकर OY1 हो जाती है तो निवेश भी घटकर 0 हो जाता है। यहाँ पे निवेश कुछ भी नहीं है OY1 पे देखिए। और लेकिन जब आय बढ़कर OY3 हो जाती है तो निवेश भी बढ़कर OM3 हो जाता है। OM3 इज इक्वल टू I3Y3 के बराबर होता है। तो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रेरित निवेश आय बढ़ने पर बढ़ता है और आय घटने पर घटता है। मैं इसको वापस समझा देती हूँ। देखिए, जब आय OY1 है, यानी कि आय OY1 है तो निवेश 0 है। जब आय बढ़कर OY2 हो जाती है तो इन्वेस्टमेंट बढ़कर OL के बराबर हो जाता है, और जब आय बढ़कर OY3 हो जाती है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़कर OM के बराबर हो जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि 2 प्रकार के विनियोग को देखा, एक तो स्वायत्त विनियोग और दूसरा लिया हमने प्रेरित विनियोग। स्वायत्त विनियोग जो है वो आय बेलोच है, आय का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है, जबकि प्रेरित विनियोग जो है वो आय से प्रभावित होता है, आय के प्रत्येक स्तर को वो प्रभावित होता है। जैसे जैसे आय में परिवर्तन होता है वैसे वैसे उसमें भी विनियोग में भी परिवर्तन होता चला जाता है। और विनियोग हम उसे कहते हैं जिसमें हम किसी तरह का कोई नया कार्य कर रहे होते हैं, नया उत्पादन करना, नई बिल्डिंग बनाना, नया मकान बनाना, नई फैक्ट्री स्थापित करना, ये सारे नए काम जो हैं ये हमारा विनियोग के अंतर्गत आते हैं। और यदि मान लीजिए किसी ने पुराने स्टॉक खरीदे, पुराना शेयर खरीदे हैं,
तो वो स्टॉक में वृद्धि को बताएगा, पूंजी में वृद्धि को बताएगा। यदि किसी का बनाया हुआ मकान, हमने पहले बनाया हुआ मकान है फिर हमने ख़रीदा है, तो हमारी पूंजी को बढ़ाने वाला होगा, वो विनियोग को बढ़ाने वाला नहीं होगा। विनियोग तो तभी कहलाएगा जब हमने नया मकान बनाया, नए लोगों को मजदूरी पे रखा है, नया उत्पादन कार्य किया है, तभी वो विनियोग के अंतर्गत आता है। तो इस तरह हमने देखा प्रेरित विनियोग। अब हम देंगे प्रेरित विनियोग के दो भाग, जो कि औसत निवेश प्रवृत्ति और सीमांत निवेश प्रवृत्ति के अंतर्गत आते हैं। तो ये हम ले लेंगे नेक्स्ट टर्न पे। और आप किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, प्रश्न हो, तो आप मुझसे पूछिएगा।